My name is Mamta Chaudhary, Assistant Professor in Vyani Group of Colleges, Arts Faculty. I'm going to deliver my lecture on the topic is राष्ट्रीय आंदोलन, नेशनल मूवमेंट। तो नेशनल मूवमेंट में मुख्य बिंदु हमारे दो हैं, विशेषताएं हैं और मुख्य आंदोलन। कौन कौन सी इसमें घटनाएं कौन कौन सी हुई, ये मुख्य आंदोलन में आएंगे। सबसे पहले हैं इसके विशेषताएं। इसकी विशेषताओं बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, इसके लिए आपने अलग से क्वेश्चन भी बनता है आपके पेपर्स में। तो इसके लिए आपकी विशेषताओं में ये मैंने 6 सब पॉइंट्स बनाए हैं। इसके आदर्श, ऐसे कौन से कुछ आदर्श या ऐसे कौन से मूल्य थे जिनसे आपका राष्ट्रीय आंदोलन प्रभावित था। विचारधाराएं कौन कौन सी थी, यानी कि कौन कौन से लोगों ने किन किन विचारधाराओं से प्रभावित होकर राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति का तात्पर्य है कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन था किसी एक वर्ग से प्रभावित तो नहीं था, किसी एक कम्युनिटी से प्रभावित तो नहीं था। कितने लोगों की उसमें भागीदारी थी, सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व था या नहीं था। मांगे जो राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो मांग की गई ब्रिटिश सरकार से, वो मांगे किस वर्ग से संबंधित थी। धर्मनिरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य है कि किसी भारतीय आंदोलन के दौरान हमने किसी एक धर्म से प्रभावित होकर के राष्ट्रीय आंदोलन नहीं चलाया, किसी एक धर्म की उन्नति के लिए आंदोलन नहीं चलाया। हमने सभी आंदोलन, सभी धर्मों का, सभी संप्रदायों का, सभी जातियों का ध्यान रखा और सबकी जो मांगे थी उन सबका ध्यान में रख करके राष्ट्रीय आंदोलन के मूल्य निर्धारित किए गए थे। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास के राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान हमने अपने औद्योगिक विकास पर कितना ध्यान दिया। आर्थिक विकास में भारतीय राजनेताओं ने भारतीय उद्योगों के विकास के लिए मांगे की कि हमारे यहाँ की जो यहीं के मतलब यहाँ का संसाधन यहीं पे प्रयोग किए जाए और यहाँ के संसाधनों का यहाँ के लोगों के लिए उनका प्रयोग किया जाए, उनको रोजगार दिया जाए, इस चीज़ की मांग की गई। और दादा भाई नौरोजी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत, जिसे धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं, उस सिद्धांत को प्रतिपादित करके बताया था कि हमारा बहुत सारा पैसा या भारत देश में अंग्रेजों ने बहुत सारा गलत तरीके से पैसा कमा करके उसको ब्रिटेन भेजा और औद्योगिक क्रांति के दौरान वो पैसा वहाँ पर काम में लिया गया, बजाय कि भारत की आर्थिक उन्नति के ब्रिटेन की उन्नति में उसने योगदान दिया। अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन कभी भी सिर्फ भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। उसने अफ्रीका में देखिए और यहाँ पर जहाँ मतलब जो फ्रांस की क्रांति थी, अमेरिका की क्रांति थी, उनके मूल्यों को अपनाया, समन्वय किया। और अफ्रीका में जो भेदभाव की नीति अंग्रेजों के द्वारा अपनाई जा रही थी उसका उन्होंने विरोध किया। हर जगह उन्होंने सांप्रदायवाद का विरोध करते हुए वहाँ के स्थानीय राष्ट्रीय आंदोलनों को समर्थन दिया। तो मैं आदर्श में बताना चाहूँगी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्श क्या थे। आदर्श थे हमारे जैसे कि अहिंसा, अहिंसा पे महात्मा गांधी ने बहुत इस पे कि किसी भी तरीके से वो हिंसा को नहीं मानते थे और असहयोग आंदोलन जो एक प्रमुख घटना थी, एक हिंसक घटना की वजह से उन्होंने बंद कर दी थी। तो अहिंसा हमारा बहुत आधारभूत आदर्श रहा आंदोलन के दौरान। विचारधाराओं में कांग्रेस की अलग विचारधारा थी, मार्क्सवादियों की अलग विचारधारा थी। मार्क्सवादी सिर्फ जो मजदूर वर्ग था उनके हितों को लेकर चलता था। कांग्रेस के जो प्रतिनिधि थे वो मेनली मुख्यतः एक पढ़े लिखे मध्यम वर्ग के लोग थे। उन्हें ये माना जाता था कि वो सिर्फ मध्यम वर्ग के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस एक जनवादी आंदोलन था, उसने सबकी मांगों को प्रस्तुत किया था। तो इसमें बहुत सारी विचारधाराएं, साम्यवादी विचारधारा थी जो कम्युनिस्ट या मार्क्सवाद रूस से प्रभावित थी, उन लोगों ने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया। लोकतांत्रिक पद्धति, लोकतांत्रिक पद्धति हमारे राष्ट्रीय नेताओं ने जनता के जनप्रतिनिधि सरकार की मांग की। जो भी भारत शासन में सुधार के लिए मांगे की गई थी, ये मुख्य बातें ये कही गई थी कि शासन में भारतीयों को स्थान दिया जाए, वयस्क मताधिकार के आधार पर सरकार का निर्माण किया जाए। धर्मनिरपेक्षता, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सभी धर्म संप्रदायों के लोगों को शामिल किया गया था। मुस्लिम वर्ग के भी सदस्य थे, ईसाई भी सदस्य थे, फिरोज शाह मेहता पारसी थे, जिन्ना भी प्रारंभ में राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य रहे वो एक मुस्लिम सदस्य थे।
आर्थिक विकास पर बल। आर्थिक विकास राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सन 1930 में राष्ट्रीय नियोजन समिति का निर्माण करके आर्थिक विकास पर बल देने के दृष्टिकोण को प्रतिपादित किया। और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण, ये हम समझ चुके हैं कि महात्मा गांधी ने 1893 से लेकर सन 1915 तक अफ्रीका में भेदभाव की नीति के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाकर वहाँ के लोगों को अधिकार दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ये हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं हैं। दूसरा मुख्य बिंदु है मुख्य आंदोलन, अर्थात भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई। इनमें प्रारंभ में जो पहली घटना थी वो हम पढ़ते हैं 1857 की क्रांति। अठारह की क्रांति को हम हमारे राष्ट्रीय आंदोलनों या जो बाद में इसके बाद में मुख्य आंदोलन चले उनकी प्रणेता या एक प्रेरक घटना मानते हैं। 1857 की क्रांति सन 1800 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध घटित एक घटना थी। 1857 की क्रांति, इसके प्रमुख कारण क्या थे, क्यों हुई ये घटना? जैसा कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था भारत पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के व्यापार पर ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने एकाधिकार प्रदान किया था, अर्थात वहाँ के अन्य व्यापारियों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, मात्र ब्रिटिश कंपनी के माध्यम से ही लोग व्यापार कर सकते थे। ब्रिटिश कंपनी अपने नियमों के वो स्वयं अपने नियम बनाती थी, यानी कि जितना यहाँ से कच्चा माल लेके जाना और वहाँ से बाजार के लिए पका हुआ माल लेकर आना और उसको ऊंची कीमतों पर बेचना, इस तरीके से वो आर्थिक शोषण करती थी। पहला कारण था इस घटना का, वो था ब्रिटिश कंपनी का आर्थिक शोषण। कंपनी का आर्थिक शोषण। आर्थिक शोषण की नीति। दूसरा प्रमुख कारण था भारतीय धर्म और समाज के नीति नियमों रीति रिवाजों का उन्होंने उल्लंघन किया, अर्थात भारतीय धार्मिक नियमों का उल्लंघन। धार्मिक नियमों का उल्लंघन कैसे किया उन्होंने? जैसा कि ब्रिटिश कंपनी की सेना थी, उसमें अधिकतर जो लोग थे, अधिकांश जो लोग थे, वे भारतीय समाज के उच्च वर्ग से सेना को बनाया गया था। उच्च वर्गीय लोग उसमें शामिल किए गए थे, जैसे कि ब्राह्मण वर्ग के अधिकांश लोग सेना में शामिल थे। और जो ब्राह्मण वर्ग था वह अपने धर्म के प्रति कट्टर था। धर्म के प्रति सन 1824 में जब ब्रह्मा युद्ध लड़ा गया तो भारतीय सैनिकों को ब्रह्मा भेजा गया। अफगान युद्ध के दौरान अफगानिस्तान में भेजा गया, जो कि एक इस्लामिक देश था। और ब्रह्मा में भेजना यानी कि समुद्र पार सेना भेजना उस टाइम भारतीय धर्म के जो सिद्धांत थे उनके खिलाफ था। भारतीय धर्म में समुद्र पार की समुद्र पार जाना एक पाप समझा जाता था, तो सेना को इस तरह के नियम पसंद नहीं थे। और दूसरी बात थी कि अफगानिस्तान में जब सेना भेजी गई तो वहाँ पर जो खाना दिया गया था वो मांसाहारी लोगों के लिए जो खाना बनता था वो खाना उनको दिया गया। इस तरह की घटनाएं थी जिन्होंने सैनिकों में असंतोष को जन्म दिया। तो दूसरी बात, जो तीसरा पॉइंट है इस क्रांति का कारण था सैनिकों के साथ वेतन संबंधी भेदभाव की नीति। वेतन संबंधी भेदभाव। वेतन संबंधी भेदभाव से तात्पर्य है कि ब्रिटिश कंपनी ने
जो ब्रिटिश सैनिक थे और भारतीय सैनिक थे, दोनों के वेतन को अलग अलग मान रखा था। कोई भी भारतीय अगर उच्च पद पे भी उच्च पद पर पहली बात तो वो जा ही नहीं पाते थे। अगर उन्होंने बहुत मेहनत करके या बहादुरी से अपना कोई पद प्राप्त किया है तो भी उनको वो उचित वेतन नहीं मिलता था, जितना कि ब्रिटिश नागरिक को एक सैनिक के रूप में मिलता था। ये वेतन संबंधी उनके भेदभाव थे। जो वेतन मिलता था उनमें किसी भी सैनिक का खुद का खर्चा इतना होता था कि वो भी कंप्लीट नहीं कर सकता था, वो या उसका स्वयं का खर्चा भी पूर्ण नहीं कर पाता था, तो उसकी जो स्वयं की जो आवश्यकताएं थी वो पूरी नहीं हो पाती थी। यानी कि ब्रिटिश कंपनी की आर्थिक शोषण की नीति, धार्मिक नियमों का उल्लंघन और वेतन संबंधी भेदभाव, ये 1857 की क्रांति के बेसिक या आधारभूत कारण रहे। क्रांति की घटना को जन्म देने वाले हम धार्मिक कारण, सामाजिक कारण, आर्थिक कारण पढ़ चुके हैं। जो प्रमुख कारण रहा जिसने एक असंतोष की घटनाओं को एक चिंगारी का रूप दे दिया, इस घटना को उन्होंने, ऐसी कौन सी घटना थी वो जिसने इस क्रांति को विस्तृत रूप दिया, वो था एनफील्ड राइफल का प्रयोग। एनफील्ड राइफल ब्रिटिश कंपनी के द्वारा प्रयोग में ली जाने वाली एक गन थी, जो कि एक इसके प्रयोग का सिस्टम ये था कि इसको चलाने से पहले, इसमें बारूद डालने से पहले चर्बी वाले इसमें कारतूस जो होते थे वो चर्बी वाले कारतूस थे, और वो जो चर्बी थी वो गाय और सूअर के मांस से बनी हुई थी, और उस चर्बी को उस कारतूस को इसमें भरने से पहले उन चर्बी वाले कारतूसों को मुंह से काटना पड़ता था। तो ये भारतीय जो ब्रिटिश कंपनी की सेना थी, जो कि भारतीय उच्च वर्ग अर्थात ब्राह्मणों से बनी हुई थी, उनके लिए गाय और सूअर के मांस का प्रयोग करना ये एक भड़का देने वाली घटना थी। इसने सैनिकों के असंतोष को व्यापक रूप इस घटना को, उनके असंतोष को इस घटना ने बढ़ा दिया था, और वो इस चीज को अब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, और यही एक तात्कालिक कारण बना जिसने इस घटना को जन्म दिया। अब 1857 की प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी थी, किन किन स्थानों पर 1857 की क्रांति के दौरान घटनाएं घटित हुई। सबसे पहली घटना थी 10 मई 1857 को मेरठ में सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। अब 10 मई 1857 को हम 1857 की क्रांति की शुरुआत मानते हैं, और इसी दिन मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली जाकर बहादुर शाह द्वितीय को अपना सम्राट या अपना नेता स्वीकार किया और उसे क्रांति का नेतृत्व प्रदान किया। किन किन स्थानों पर 1857 की क्रांति घटित हुई। प्रमुख स्थान जैसा कि हम दो पढ़ चुके हैं, पहला मेरठ, दूसरा दिल्ली, थर्ड कानपुर, फोर्थ फैजाबाद, अवध, झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, फैजाबाद, अवध, झांसी और बिहार। ये प्रमुख केंद्र रहे। जैसा कि ये क्षेत्र हमारे उत्तरी भारत के या यूपी में स्थित हैं, यानी कि इस क्रांति का जो मुख्य केंद्र था वो उत्तरी पश्चिमी और उत्तरी भारत रहा। पंजाब, मुंबई और
मद्रास में इस क्रांति का प्रभाव नहीं पड़ा, वहाँ पर भारतीय सैनिकों ने ब्रिटिश कंपनी का साथ दिया, क्रांति को दबाने में उन्होंने सहयोग दिया। दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने क्रांति का नेतृत्व किया। कानपुर में नाना साहेब जो कि बाजीराव द्वितीय के मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र थे, जिन्हें अपने पेशवा पद से हटा दिया गया था और वो इसी पेशवा पद को प्राप्त करने के लिए ही इस क्रांति में उन्होंने भाग लिया। फैजाबाद में मोहम्मद मौलवी ने क्रांति का नेतृत्व किया। अवध में बेगम हजरत महल ने क्रांति का नेतृत्व किया। झांसी, जैसा कि सबको ज्ञात है, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बिहार में कुंवर सेन के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया। ये 1857 की क्रांति के प्रमुख स्थान थे जहां क्रांति की घटनाएं घटित हुई। 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, कहाँ घटित हुई, हम पढ़ चुके हैं। 1857 की क्रांति पे दूसरा सवाल बनता है, इसका स्वरूप कैसा था। जैसा कि कुछ इतिहासकार कहते हैं 1857 की क्रांति एक सैनिक क्रांति थी। कुछ इतिहास कहते हैं कि ये जनवादी आंदोलन था। कुछ इतिहासकार इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इसे मुस्लिम शासकों का विद्रोह भी कहते हैं। इसे सैनिक क्रांति कहने का तात्पर्य है, कुछ इतिहासकारों का सिर्फ यह मानना है कि सेना की 1857 की क्रांति की जो घटनाएं थी वो मात्र सैनिक विद्रोह थी, सेना में असंतोष की वजह से हुई थी, इसमें जनता ने भाग नहीं लिया। कुछ इतिहासकार जो कि कहते हैं कि सिर्फ ये जो मुस्लिम शासक थे जिन्हें ब्रिटिश कंपनी ने हटा दिया था अपने पदों से, उन्होंने इस क्रांति में भाग लिया या उन्हीं ने इस क्रांति को जन्म दिया। ये इतना भी सीमित नहीं, ये क्रांति इतनी सीमित नहीं थी कि सिर्फ मुस्लिम शासकों के तक ही सीमित रही हो। जैसा कि झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भाग लिया, बिहार में कुंवर सेन ने भाग लिया, यानी कि बहुत जगह हिंदू जो सामंत जमींदार थे उन्होंने भी भाग लिया। बहुत जगह इस क्रांति में जनता ने सहयोग दिया। तो इस तरीके से इसका मिला जुला स्वरूप रहा है। कहीं सेना ने इसको प्रारंभ किया, ब्रिटिश सेना ने इसको प्रारंभ किया, लेकिन जो शासक, जो जमींदार, जो मुस्लिम शासक थे, जो कंपनी के विरुद्ध थे, उन्होंने इसमें भाग लिया। जनता जो अपने आर्थिक शोषण की वजह से परेशान थी, उसने भी क्रांतिकारियों का साथ दिया। अर्थात 1857 की क्रांति का स्वरूप मिला जुला स्वरूप था, यानी कि सेना भी शामिल थी, जनता भी शामिल थी, मुस्लिम शासक भी शामिल थे और जमींदार सामंत वर्ग भी शामिल थे। थैंक यू सर।